राधिका की शादी ठाकुर दुर्जन सिंह के परिवार में हुई। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। वो जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही अपने पति विक्रम से बोली, विक्रम जी, सासू माँ और ससुर जी कहाँ हैं? हमारा गृह प्रवेश तो वही कराएंगे ना? राधिका, यही तो है तुम्हारे सास ससुर। यह मेरी माँ और यह है मेरे पिताजी। अरे सासू माँ ससुर जी, आप दोनों तो बिल्कुल यंग लग रहे हैं। बहू, हम दोनों अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। खैर, विक्रम और राधिका का गृह प्रवेश हुआ। रात में राधिका ने सभी के लिए खाना बनाया। बहू, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। ये तो अच्छी बात है ना। जब हम अगली बार शाही दावत करेंगे तो बहू ही सारा खाना बनाएगी। खैर, और सभी खाना पीना खाकर सो गए। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज उसके सास ससुर आपस में बातें कर रहे थे। आपके चेहरे पर तो झुर्रियां आने लगी हैं। मुझे क्या कह रही हो? तुम्हारे चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगी हैं। लगता है जल्द से जल्द हमें शाही दावत रखनी ही पड़ेगी भाई। अगले दिन, बहू, अगले रविवार हम शाही दावत रखने वाले हैं और सारा खाना तुम्ही को बनाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। राधिका उसी दिन से शाही दावत की तैयारी करने लगी। एक शाम जब वो सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो उसने मोहल्ले की कुछ औरतों को देखा। वो सीधा उनके पास चली गई। अरे आंटी, अगले रविवार हमारे यहाँ बहुत बड़ी शाही दावत है, आप सभी को आना है। शाही दावत का नाम सुनते ही मोहल्ले वाले डर गए। नहीं नहीं बहू, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ शाही दावत में। ना ही मोहल्ले से कोई आएगा। अरे, आप लोग शाही दावत का नाम सुनते ही डर क्यों गए? ऐसा क्या है? बहू, हम तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम जाओ यहाँ से। राधिका इस बात से हैरान हो गई। वो घर आई और इस बारे में अपने सास ससुर और विक्रम को बताया। सासू माँ, ससुर जी, विक्रम, मैंने मोहल्ले वालों को दावत का निमंत्रण दिया, लेकिन वो दावत का नाम सुनते ही डर गए। वो बोले हम आएंगे ही नहीं। बहू, इस मोहल्ले में सबसे बड़ी और पुश्तैनी हवेली हमारी ही है, इसीलिए सारे लोग हमसे जलते हैं। तुम मेहमानों की फिक्र मत करो, मेहमान मैं लेकर आऊंगा, तुम बस खाना बनाने पर ध्यान दो। खैर, रविवार वाले दिन राधिका सुबह से लेकर शाम तक दावत का खाना अकेले ही बनाती रही। उसकी हालत खराब हो गई। तभी उसकी सास रसोई में आई। बहू, दावत का खाना तो बन गया। ये खाना सिर्फ हमारे स्पेशल मेहमानों के लिए है। ये खाना हम लोग नहीं खाएंगे। अब तू जा, हमारे छोटे वाले रसोई घर में परिवार के लिए अलग से खाना बना ले, तब तक मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है सासू माँ। जैसे ही राधिका वहां से गई, वैसे ही उसकी सास ने उसे खाने में कुछ जड़ी बूटियां डाल दी। अब इस खाने का स्वाद दुगुना बढ़ जाएगा। खैर, रात में उसके ससुर जी कम से कम 50 मेहमानों को लेकर आ गए, लेकिन उन मेहमानों में सारे के सारे हट्टे कट्टे गरीब मजदूर थे। ये देखकर राधिका बहुत खुश हुई। ससुर जी, मुझे आप पर गर्व है। इतनी बड़ी शाही दावत आप इन गरीब मजदूरों के लिए रख रहे थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर, राधिका ने उन लोगों के लिए 56 भोग बनाए थे। सभी मजदूरों ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद राधिका के ससुर ने कहा, भाइयों, आप सब लोग आज रात हमारी हवेली में ही गुजारेंगे, सुबह होते ही निकल जाना। सारे मजदूर उसी हवेली के आंगन में सो गए। अगली सुबह 4 बजे ममता जब पूजा करने के लिए उठी तो देखा आंगन में कोई मजदूर नहीं था। ये सारे लोग अचानक कहाँ चले गए? फाटक भी अंदर से बंद है। राधिका ने इस बारे में विक्रम से बात की। राधिका, मुझे नहीं पता कि वो लोग कब चले गए, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। खैर, राधिका ने अपने सास ससुर से इस बारे में पूछा। सासू माँ, ससुर जी, सारे मजदूर सुबह 4 बजे से पहले ही उठकर चले गए। दरवाजा अंदर से बंद था, इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने दरवाजा खोला होगा। अरे मुझे बता देते आप लोग। अरे बहू, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वैसे तुम वैसे भी दिन भर खाना बनाकर थक गई थी। मजदूरों को सुबह सुबह जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ही उठकर दरवाजा खोला था। तो ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों बाद फिर से एक बहुत बड़ी दावत रखी गई। इस बार नए मजदूर आए। फिर से राधिका को दिन भर अकेले ही खाना बनाना पड़ा। फिर से मजदूर आंगन में सो गए और सुबह 3-4 बजे ही गायब भी हो गए। फिर एक रोज ममता ने मोहल्ले के कुछ लोगों को बातें करते सुना। बेचारे, हर बार नए नए मजदूर आते हैं और शाही दावत के नाम पर गायब कर दिए जाते हैं। भगवान बचाए इस ठाकुर से उन मजदूरों को। इस तरह की बातें सुनकर अब राधिका को अपने ससुराल वालों पर शक होने लगा। मुझे लगता है इस शाही दावत के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, क्योंकि उस शाही दावत में ना ही विक्रम के दोस्त आते हैं, ना ही ससुर जी के दोस्त आते हैं, ना ही सासू माँ के कोई रिश्तेदार आते हैं, और ना ही ये लोग मेरे रिश्तेदारों को बुलाने देते हैं। सिर्फ मजदूर ही आते हैं और सुबह होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मोहल्ले वाले भी अजीब तरह की बातें करते हैं। मुझे पता तो लगाना ही होगा। कुछ महीनों बाद एक बार फिर से शाही दावत रखी गई।
दावत से एक दिन पहले राधिका एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लेकर आई और वहीं आंगन में लगा दिया जहां मजदूर सोते थे। सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। इधर राधिका चुपके से अपने मोबाइल पर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगी। उसने देखा कि करीब आधी रात को सारे मजदूर नींद में उठे और हवेली के अंदर की तरफ कहीं जाने लगे। जाते जाते अचानक वो किसी सुरंग में गिर गए। इसका मतलब ये लोग हवेली के बाहर नहीं, हवेली में ही कहीं गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब विक्रम काम पर चला गया तब राधिका चुपके से उसी तरफ गई जिस तरफ उसने वीडियो में मजदूरों को जाते हुए देखा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो किसी तहखाने में गिरी। वहां एक काले रंग का बहुत बड़ा मटका रखा हुआ था और उस मटके पर इंसान की खोपड़ी की आकृति बनी हुई थी। सारे मजदूर तो इसी सुरंग में गिरे थे पर अचानक गायब कहाँ हो गए। तभी अचानक उसे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। राधिका उसी तरफ जाने लगी। चलते चलते सुरंग के सहारे वो किसी दूसरे गांव की एक नदी के किनारे जाकर निकली। इसका मतलब हमारी हवेली की सुरंग इस नदी में आकर रुकती है। शायद सारे मजदूर यहीं से चले गए होंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे ससुराल वाले ऐसा करते क्यों हैं। फिर उसी सुरंग के रास्ते राधिका फिर से जैसे ही अपनी हवेली वापस आई वैसे ही उसके सामने उसके सास ससुर खड़े थे। राधिका डर गई। बहू, इस सुरंग के अंदर तुम क्या करने गई थी? सासू माँ, ससुर जी, मुझे सब पता चल गया है। रात में सारे मजदूर नींद में चलते चलते इसी सुरंग में चले जाते हैं, पर आप लोग ऐसा करते क्यों हैं? कहाँ गायब हो गए वो मजदूर? बहू, तू हमारे काम में दखल मत दे, चुपचाप अपने काम से काम रख। देखिए, मैंने यहाँ कल रात सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। मेरे पास पूरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो ये वीडियो मैं पुलिस को भेज दूंगी। तुम बहू ये पुलिस को मत भेजना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दोनों हमेशा जवान रहते हैं। हम हर कुछ महीनों में बहुत बड़ी दावत रखते हैं जिसमें हट्टे कट्टे नौजवान मजदूरों को बुलाते हैं जिनके अंदर खूब ऊर्जा हो। उनके खाने में हम जड़ी बूटी मिला देते हैं। फिर रात को वो नींद में चलते चलते खुद इस सुरंग में पहुंच जाते हैं और कुछ देर वहीं बेहोश पड़े रहते हैं। अब इतनी देर में उन सभी मजदूरों की ऊर्जा उस काले मटके में समा जाती है। फिर उसी मटके में पानी भर के हम लोग पीते रहते हैं जिससे हम जवान बने हुए हैं। यह प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़े तांत्रिक ने बताई थी। फिर सुबह जब उनकी नींद खुलती होगी तो वो सुरंग के रास्ते वो दूसरे गांव निकल जाते होंगे। राधिका ने उसी वक्त वो काला मटका जलाकर राख कर दिया। कुछ दिनों बाद जब उसने पता लगाया तो एक सरकारी अस्पताल में उसे वही सब मजदूर मिले, लेकिन अब वो बहुत दुबले पतले हो चुके थे और बीमार भी थे। इसलिए उसने घर आकर अपने सास ससुर से कहा, सासू माँ, ससुर जी, अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करना गलत है। तंत्र के द्वारा दूसरों की एनर्जी खींचकर अपने अंदर डाल लेना ये पाप है। आज के बाद अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बहू, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम खुद को जवान बनाए रखने के लिए दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद राधिका और सब खुशी खुशी रहने लगे। आ गई लतिका। हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत। 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिंडी भी तो सस्ती नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठाकर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें ही उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाया कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहां फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी, समझ गई। नहीं तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहां से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था।
इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई और फिर, अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की। घर की हालत तो देख रहे हो ना आप, हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सकें। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं, ना मैं भी तैयार नहीं हूँ। अरे भगवान पर भरोसा रख, देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है। बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है, क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है, खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी, तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, कहाँ कर फंस गई, कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए, हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में। हाँ जी, आ तो जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं, वो तो अभी नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा, वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तभी उसे एक आइडिया आया। रितिका, ये लो 100 रुपए, तुम वहाँ सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहाँ से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तुम इसी जगह मिलना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं, फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूं, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते, तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ। और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ही सब्जी लाने भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड पैक करा लाएंगी। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं। वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर, बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ, रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और रितिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन, भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे हैं। भाभी एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें? नहीं माँ जी जान ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन? अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहरा देती हूँ। फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ ललित रचित, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने रितिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल प्लेट में, जल्दी कर। अगले पल लतिका और रितिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए रितिका? भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा?
घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी? ना ना ना, नहीं, बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात रितिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई थी।